हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है जीई कोर्स के अंतर्गत। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। इससे पहला जो चैप्टर 1 है उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने अनुवाद का जो बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में हम अनुवाद का स्वरूप किस प्रकार का है, उसके प्रकार, उसका महत्व, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद या फिर ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, किसी और भाषा में लिखी हुई कोई चीज़ उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, बदलना क्या कहलाता है? अनुवाद या फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। तो जो अनुवाद का काम है वो ऐसा नहीं है कि वर्तमान में या फिर आधुनिक काल में ही शुरू हुआ है। अनुवाद का काम है वो आधुनिक समय से ही पुराने समय से ही चला आ रहा है, मतलब प्राचीन समय से। अब बात करें अनुवाद का स्वरूप किस प्रकार का है, तो इसके लिए अनुवाद के स्वरूप पर बात करते हुए उसे मूल्यतः 2 संदर्भ में देखा जा सकता है। अगर हमें अनुवाद का स्वरूप देखना है कि उसका स्वरूप किस प्रकार का है, तो उसको हम 2 मुख्य प्रकारों में देख सकते हैं। पहला है व्यापक, दूसरा है सीमित। व्यापक संदर्भ में अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के रूप में देखा गया है। अगर हम व्यापक के रूप में देखते हैं तो उसको क्या देखा गया है? एक प्रतीक सिद्धांत, एक सिंबल के रूप में देखा गया है। यानी अनुवाद मूल्यतः प्रतीकात्रण है। वहीं सीमित संदर्भ में अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना गया है, मतलब भाषा की एक क्रिया, भाषा का कोई काम माना गया है, जिसके अंतर्गत अनुवाद एक भाषा से दूसरे भाषा में अंतरण यानी भाषांतरण होता है। इसको हम और भी डिटेल में आगे समझते हैं कि किस प्रकार है। तो पहले देखते हैं अनुवाद का जो व्यापक स्वरूप है वो किस प्रकार का है। तो प्रतीक विज्ञान की मूलभूत इकाई क्या है? प्रतीक है। अगर हम सिंबल का जो साइंस है उसको देखें तो उसकी जो सबसे बेसिक पॉइंट होती है, सबसे छोटी इकाई है, वो है उसका प्रतीक। पियर्स के मत अनुसार प्रतीक वह वस्तु है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। प्रतीक क्या है? कि कोई ओरिजिनल वस्तु है, ठीक है, और कोई अन्य वस्तु उस ओरिजिनल वस्तु को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। अ साइन इज समथिंग दैट स्टैंड फॉर समबडी फॉर समथिंग एल्स इन सम रिस्पेक्ट और कैपेसिटी। ठीक है, कोई ओरिजिनल वस्तु को या ओरिजिनल चीज को कोई अन्य वस्तु रिप्लेस कर सके और उसकी वही रिस्पेक्ट हो, ठीक है, और वही उसकी कैपेसिटी हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। यदि उदाहरण के लिए हम मेज पर विचार करते हैं तो मेज शब्द स्वयं मेज ना होकर मेज का एक प्रतीक मात्र है, जिसका चयन हमने उसे वस्तु विशेष को पहचानने के लिए किया है। इस उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपके पास कोई मेज है, ठीक है, मेज है, तो यहाँ क्या बताएगा कि अगर हम मेज पे विचार करें तो मेज स्वयं में एक शब्द है। ठीक है, ये जो है ये हमने इसको एक शब्द दे दिया कि ये मेज है, कि हम ये जान सकें कि 4 पहिए, 4 पैर और उसके ऊपर अगर एक लकड़ी का फट्टा लगा हुआ है जिस पे हम सामान रख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मेज कहलाता है। तो मेज क्या बन गया? एक प्रकार से प्रतीक बन गया। और उसके चयन के लिए हमने उसका चयन हम कर सकते हैं केवल उसके प्रतीक से। अब देखें, प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन जैकबसन ने भाषिक पाठ के अंतरण 3 आधारों पर देखने का प्रयास किया। तो अगर हम जो प्रतीक सिद्धांत है या फिर जो व्यापक रूप है, ठीक है, अनुवाद का स्वरूप वो व्यापक वाला, तो उसके लिए यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में उसको कवर अप करते हैं। पहला आता है अंतःभाषिक अनुवाद, दूसरा आता है अंतर भाषिक अनुवाद, और तीसरा आता है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। ठीक है, ये 3 प्रकार के अनुवाद हैं, 3 प्रकार के रूप हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला आता है अंतःभाषिक अनुवाद। तो ये क्या है? मेक चेंजेस इन सेम लैंग्वेज। इसमें
कि आपके पास, इसको पहले में हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि आपके पास पुराने, आपके पास कह सकते हैं संस्कृत में कोई पुराना प्राचीन लिखावट का कोई वस्तु है, ठीक है। आपने क्या करा, उसको सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया या फिर उससे इजी संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया जिससे कि लोग उसे इजीली पढ़ सके। तो ये क्या हुआ, हमने काम एक ही लैंग्वेज में किया, बस एक उससे उसको दूसरे में चेंज कर दिया। तो अब देखें, अनुवाद से तात्पर्य है एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को उसी भाषा की अन्य प्रतीक अवस्था में रखने अथवा प्रस्तुत करना। मतलब एक भाषा से उसी भाषा में के दूसरे प्रतीक में, मतलब हार्ड संस्कृत से हमने उसे इजी संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया, तो वो क्या कहला गया, अंतःभाषिक। इसे अन्वांतरण भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह दोनों प्रतीक व्यवस्थाओं एक ही भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो जो दोनों प्रतीक व्यवस्थाएं हैं वो एक ही भाषा के अंतर्गत हो रही हैं, मतलब एक ही लैंग्वेज के अंदर हम काम कर रहे हैं। संस्कृत में लिखी गई टीकाएं इसका उदाहरण है, जहां जटिल संस्कृत में लिखी गई काव्यों को सरल टीकाओं में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मतलब जटिल कठिन संस्कृत में लिखी हुई चीज़ों को हम क्या करते हैं, सरल टीकाओं या फिर सरल संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं। फिर आती है सेकेंड, अंतर्भाषिक। वो ऊपर वाली थी अंतःभाषिक, यह अंतर्भाषिक। चेंज वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, मतलब इसमें क्या करना है, हमें एक भाषा से टोटली दूसरी भाषा में उसे चेंज करना है। एक भाषा के प्रतीक में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीक में अंतरण को अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में हमने चेंज किया है, उसे हम अंतर्भाषिक कहेंगे। इसे भाषांतर भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि अंतःभाषिक, जो कि आपका पहला पॉइंट था, अंतःभाषिक अनुवाद से अलग यह दो भाषाओं के अंतरण क्रिया है। अंतःभाषिक में केवल आपको एक में करना था, नाम से ही समझिए, अंतः मतलब उसी के अंदर और अंतर मतलब दो अलग अलग प्रकारों की भाषाओं में, ठीक है। तो अंतःभाषिक से टोटली ये चीज़ अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम दो भाषाओं के बीच में काम कर रहे हैं। इस अनुवाद प्रक्रिया में अनुवाद के लिए दो भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि अनुवाद या फिर ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, उसको दो लैंग्वेजेस का पता होना जरूरी है। पहला जो सोर्स लैंग्वेज है आप कह सकते हैं, ठीक है, जो श्रोता लैंग्वेज है, वहीं दूसरी जो कि आपकी लक्ष्य लैंग्वेज है, मतलब लक्ष्य भाषा है। इसे ही अंग्रेजी में प्रॉपर ट्रांसलेशन कहा जाता है, मतलब प्रॉपर ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा जाता है। वर्तमान समय में अंतर्भाषिक अनुवाद के विशेष मांग है, ठीक है। तो वर्तमान समय में ये जो अंतर्भाषिक अनुवाद है या अंतर्भाषिक ट्रांसलेशन का जो काम है, इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। विश्व भर में सृजनात्मक तथा ज्ञानात्मक साहित्यों के प्रसार का आधार यही है। तो विश्व भर में अगर आपको कोई सृजनात्मक या ज्ञानात्मक से रिलेटेड कोई साहित्य, कोई पाठ अगर पूरे विश्व में प्रसार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर्भाषिक अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आपको अपना ही, आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और उसके बाद उसे पूरे विश्व में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। चूँकि इसमें दोनों भाषाओं की सक्रिय भूमिका होती है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें दो अलग अलग भाषाओं का पूरी की पूरी मेहनत चाहिए होती है, ठीक है, महत्व होता है, इसीलिए इसका क्या बढ़ जाता है, इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आती है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, चेंज द मीडियम, जहाँ अंतःभाषिक और अंतर्भाषिक अनुवाद में प्रतीक दो का भाषिक इकाई होना अनिवार्य था, ठीक है। मतलब अंतःभाषिक में तो आपको एक लैंग्वेज के दो पार्ट्स में करना है, अंतर्भाषिक में दो अलग लैंग्वेजेस में करना जरूरी था। वहीं अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक दो यानी लक्ष्य पाठ भाषिक ना होकर भाषेतर होता है। इसको केवल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई रिटन कंटेंट को क्या कर देना, डायरेक्टली उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना। किसमें, आप कह सकते हैं कि नाटक के फॉर्म में, फिल्म की फॉर्म में, गाने की फॉर्म में, ठीक है, उसका मीडियम चेंज करना। अगर वो रिटन में है तो उसे आपको क्या कर देना है, प्रस्तुत करने वाला, मतलब प्रेजेंटेशन के तौर पे बना देना है। अगर प्रेजेंटेशन में तैयार है तो उसे रिटन में कर देना है, इस प्रकार से। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भाषिक पाठ का अनुवाद भाषेतर इकाई में होता है।
इनके जो ये जो शब्द है, आप इन शब्द को अगर केवल सिर्फ इस प्रकार से समझिए कि हम इसका जो मेन पार्ट क्या है, अगर आपको ये भी समझ लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, दूसरे शब्दों में हम कहें तो भाषिक पाठ का अनुवाद भाषेतर इकाई में होता है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास या कहानी का फिल्म, नाटक या धारावाहिक में रूपांतरण। ठीक है, कोई उपन्यास या फिर कोई कहानी लिखी हुई है, उसको आपने उसके ऊपर आपने फिल्म बना दी, उसके ऊपर आपने कोई नाटक बना दिया, कोई धारावाहिक एंटरटेनमेंट का शो बना दिया, तो वो क्या कहलाता है, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। यह अंतरण भाषिक ना होकर रूपगत होता है, मतलब इसमें रूप दिया जाता है। जब हम किसी फिल्म का या नाटक का या किसी धारावाहिक का निर्माण करते हैं तो हम उसे एक रूप देते हैं कि लोग उसे देख सकते हैं। शरद चंद्र, प्रेमचंद, शेक्सपियर, मन्नू भंडारी, रस्किन बॉन्ड आदि की रचनाओं का फिल्म में रूपांतरण इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो नाम है इन सब के द्वारा लिखे गए उपन्यासों या फिर कहानियों, कविताओं का ऑलरेडी क्या हो चुका है, फिल्म या फिर किसी नाटक के रूप में रूपांतरण हो चुका है। प्रसिद्ध कविता का गीत में और गीत या कविता आदि का विज्ञापन के जिंगल के रूप में रूपांतरण अंतर प्रत्यय अनुवाद का एक उदाहरण है। ठीक है, कोई कविता लिखी हुई है, ठीक है, उसको आपने एक एंटरटेनमेंट के नाटक के या फिर किसी गाने के तौर पर लोगों को क्या दिखाया, तो वो क्या कहलाता है, इसका एक उदाहरण है। फिर आती है अनुवाद की का सीमित संदर्भ। अभी हमने व्यापक संदर्भ की बात करी, अब हम सीमित संदर्भ की बात करते हैं, लिमिटेशंस के क्षेत्र के बारे में। तो अनुवाद का सीमित संदर्भ अनुवाद को केवल एक भाषिक क्रिया मानता है, मतलब ये जो सीमित संदर्भ या फिर सीमित जो उसका पाठ है वो क्या मानता है, उसको सिर्फ भाषिक तौर पर मानता है, जिसके अंतर्गत स्रोत भाषा, पाठ का लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है। जो सीमित संदर्भ है वो सिर्फ ये मानता है कि आपके पास ओरिजिनल कंटेंट है, आपने उसको चेंज कर दिया किसी और लैंग्वेज में। ठीक है, बस। सीमित संदर्भ में अनुवाद के दो आयाम आते हैं। पहला आता है पाठधर्मी अनुवाद, फिर प्रभावधनी अनुवाद। पहले पाठधर्मी की बात करें। पाठधर्मी अनुवाद से तात्पर्य है ऐसा अनुवाद जिसमें पाठ अर्थात स्रोत पाठ सर्वोपरि है। पाठधर्मी में क्या तात्पर्य है कि आपके पास जो ओरिजिनल कंटेंट है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके सिवा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सर्वोपरि सबसे ऊपर है। ऐसे अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल पाठ के प्रति ईमानदार हो और अनुवाद करते समय मूल की आत्मा को बचाए रखने का सतत प्रयास करे। अब इसका क्या मतलब कि पाठधर्मी में तात्पर्य है कि सपोज करिए आपके पास एक रिटन कंटेंट है, ठीक है, ये एक कविता है जिसको एक लेखक द्वारा लिखा गया था उस समय जब वो दुखी था। इसको इस उदाहरण के साथ समझिए तो इसकी आत्मा क्या होगी, इस जो कंटेंट है इसकी आत्मा भी एक प्रकार से, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है इसकी आत्मा भी लोग जब पढ़ेंगे तो वो उसके दुख महसूस कर पाएंगे। अगर हम इसे किसी और लैंग्वेज में चेंज करते हैं, ठीक है, अब ये कह सकते हैं ये ओरिजिनल वाला पार्ट है और ये उसका ट्रांसलेशन वाला पार्ट है। अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पाठधर्मी में क्या दिखाया गया है कि जो इसकी मूल, आप कह सकते हैं कि जो इसकी मूल आत्मा है वो इसके अंतर्गत भी नजर आए। मतलब अगर कोई ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़े तो वो महसूस कर सके कि लेखक क्या महसूस कर रहा था जब उसने ये लिखा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी मूल आत्मा को बचाना होता है कि जो भी उस कंटेंट के अंदर ओरिजिनली लिखा गया है वही वो ट्रांसलेटेड कंटेंट, जो ट्रांसलेटेड फॉर्म है उसके अंदर भी दिखाई दे। अनुवादक को इसीलिए उसको कहा जाता है उसके प्रति वो ईमानदार हो, वो शब्दों की फेरबदल ना कर दे अपने हिसाब से। ठीक है, अनुवाद में जो लिखा गया है, मतलब ओरिजिनल कंटेंट में जो लिखा गया है वही उसके अनुवाद मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन में होना चाहिए। अनुवादक को यह अनुवाद प्रक्रिया में छूट लेने की सुविधा नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अनुवादक जो कि ट्रांसलेटर है उसे छूट लेने की जो सुविधा है वो नहीं मिलती। अनुवादक यहाँ मूल पाठ के कथ्य और शिल्प दोनों के प्रति सचेत रहता है। अनुवादक जो ट्रांसलेटर है, हम अनुवादक को ट्रांसलेटर कहते हैं, तो जो ट्रांसलेटर है जब वो ट्रांसलेशन का काम करेगा, ठीक है, तो वो कथ्य और शिल्प दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होगा और उसे यथासंभव लक्ष्य भाषा में लाने का प्रयास करेगा। वो प्रयास करेगा कि जो ओरिजिनल कंटेंट में लिखा था, जो ओरिजिनल कंटेंट की सही मीनिंग है वही ट्रांसलेटेड वर्जन में दिखाई दे। कार्यालय विधि तथा किसी भी प्रकार के ज्ञानात्मक साहित्य
के लिए पाठधर्मी अनुवाद ही बेहतर माध्यम है। पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ केंद्र माना गया है। मतलब पाठधर्मी अनुवाद या पाठधर्मी जो आयाम है उसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है कि जो स्रोत भाषा है, ठीक है, जो सोर्स लैंग्वेज है वो क्या है, केंद्र है, सेंटर है, सबसे मेन वही है जो तकनीकी एवं सूचना प्रधान सामग्रियों पर लागू की जाती है। फिर आती है प्रभावधर्मी अनुवाद। जैसे ही शब्द से स्पष्ट हो रहा है, पाठ के प्रभाव को केंद्र में रखकर चलता है। स्रोत भाषा के पाठ लक्ष्य भाषा के पाठक एवं समाज पर वैसा ही असर पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार बनाया जाए। अब इसमें क्या है, ये जो था पाठधर्मी, इसमें सोर्स लैंग्वेज को मेन माना गया था। अब इस वाले में क्या है, प्रभावधर्मी में है कि जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ना चाहिए लोगों के ऊपर, ठीक है। लक्ष्य भाषा जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। इसीलिए प्रभावधर्मी में जो स्रोत भाषा और जो लक्ष्य भाषा है एवं समाज पर वैसा ही उसका असर पड़े, ये बताया गया है। यह तभी संभव है जब अनुवादक जो ट्रांसलेटर है अनुवाद करते समय उसमें यथासंभव छूट ले। तो इसमें क्या है, अनुवादक जो है, जो ट्रांसलेटर है, वो काम करते समय थोड़ी सी छूट ले और ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। इसके लिए अनुवादक को दोनों संस्कृतियों का ज्ञान एवं समझ होना अपरिहार्य है। अब क्या है, प्रभावधर्मी के अंतर्गत जो अनुवादक है उसे दोनों संस्कृति, ओरिजिनल जो स्रोत भाषा है और जो लक्ष्य भाषा है, इन दोनों की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। साहित्य के अनुवाद में विशेषतः कविता के अनुवाद में प्रभावधर्मी अनुवाद किया जाता है। साहित्य, ठीक है, साहित्य का जब अनुवाद करवाते हैं या फिर जब कविता का अनुवाद करवाते हैं तो प्रभावधर्मी अनुवाद इसके लिए सर्वोपरि है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मेन उसी को यूज़ किया जाना चाहिए। प्रभावधर्मी अनुवाद के स्रोत भाषा पाठ की संरचना तथा बुनावट की अपेक्षा उसे प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेनली जैसे उसमें भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए ट्रांसलेटेड वर्जन पे, पर उसमें मेन रखा गया था सोर्स लैंग्वेज को। इसमें मेन रखा गया है कि लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य तथा विशेषकर कविता के अनुवाद में लागू होता है। पहला, अनुवाद एक भाषा जो कि स्रोत भाषा है में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा में व्यक्त करता है। तो अनुवाद क्या है, स्रोत भाषा जो है उसको दूसरी भाषा में व्यक्त करता है, उसके विचारों को। अनुवाद में समान अभिव्यक्ति की खोज की जाती है। अनुवाद में क्या करा जाता है, समान अभिव्यक्ति, मतलब कि ओरिजिनल कंटेंट में जो लिखा गया है उसका सही प्रभाव, सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ है कि जो ओरिजिनल में लिखा गया है वही उसका प्रभाव लोगों पे ट्रांसलेटेड वर्जन के अंतर्गत भी देखने को मिले। नेक्स्ट आता है, अनुवाद में ऐसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है जो स्रोत भाषा से प्रभावित ना हो, ठीक है। अनुवाद में क्या है कि ऐसी अभिव्यक्ति कि सपोज करिए कि आपने ओरिजिनल कंटेंट भी आपको समझ आ रहा है और आपको ट्रांसलेटेड वर्जन भी समझ आ रहा है, परंतु ओरिजिनल कंटेंट को पढ़ने के बाद और ट्रांसलेटेड कंटेंट को पढ़ने के बाद आपके अंतर्गत आप अंतर देख सकते हैं लोगों में, उन चीज़ों में, और काफ़ी ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक अच्छा अनुवाद नहीं होता। तो इसीलिए अनुवाद एक ऐसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता है जो कि स्रोत भाषा जो कि ओरिजिनल कंटेंट है से प्रभावित ना हो। फिर आता है, अनुवाद में मूल रचना के अर्थ के साथ साथ शैली को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। अनुवाद में क्या किया जाता है, मूल रचना जो है उसको तो सुरक्षित रखना ही है, साथ में उसकी शैली को भी सुरक्षित रखना है। अनुवाद की न्यूनतम शर्त द्विभाषिकता है। इसका मूल तत्व सार्थक, पुनरुक्त